पर भी बात करेंगे। फार्म एक्ट जो बन गया है, अब तो राष्ट्रपति के सिग्नेचर भी हो गए हैं, और इसी के एग्जाम्पल को लेते हुए हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम कितना उदार है किसानों के प्रति, या यूँ कहें कि मजदूरों के प्रति, या छोटे लोगों गरीबों के प्रति, ग्रामीण लोगों के प्रति। तो हमारा सिस्टम कैसा है यहाँ के। आज की बात की शुरुआत में मैं आपको कुछ सरल उदाहरणों से कोई चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत सरल उदाहरण हम लोग देंगे। दरअसल जो कानून की भाषा है, या यूं कहें कि जो भाषा है न्यूज़पेपर की, मैगजीन्स की, या विश्लेषण की, जो आप न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ते हैं, वो बड़ी कठिन होती हैं। हम छोटी चीजों से समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल मैं सरकार को यहां पिता के रूप में रखना चाहूंगा। सरकार पिता है और जनता जो है उसके बच्चे हैं। वो पिता के, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग करते हैं, पिता डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो मैंने कई बार आपको कहा कि पिता जो होता है वो सुविधाएं मुहैया कराता है। पिता आपको पैसा देता है, आपको सुविधाएं देते हैं। पिता कभी आश्वासन नहीं देते। पड़ोसी आश्वासन दे सकते हैं, बाहर के लोग आश्वासन दे सकते हैं। पिता अवेलेबल कराते हैं, वो आश्वासन नहीं देते। जैसे आस पड़ोस के लोग बोल सकते हैं, मैंने आपको कहा था, एक एग्जांपल दिया था कि आस पड़ोस के लोग बोल सकते हैं कि आपके पास मोटरसाइकिल होनी चाहिए। आपके रिश्तेदार बोल सकते हैं कि आपके पास मोटरसाइकिल होनी चाहिए। पैदल जाते हो तुम, साइकिल से जाते हो, बाइक होती तो जल्दी पहुंच जाते हैं। लेकिन पिता जो होते हैं वो ये नहीं कहते कि आपके पास मोटरसाइकिल होनी चाहिए, या आपको साइकिल से नहीं जाना चाहिए, साइकिल से जाने में दिक्कत आती है, बाइक होती तो आप जल्दी पहुंच जाते हैं, बहुत सारे काम कर लेते हैं। पिता उपदेशात्मक शैली में बात नहीं करता। एक चीज तो सरकार जो है वो उपदेशात्मक शैली में बात नहीं कर सकती। दूसरा, पिता कई तरह के प्रयोग नहीं करता। जो उसने अपनी जिंदगी में अपने ऊपर प्रयोग किए हैं उन्हीं को वो अपने बच्चों पे लागू करता है। बच्चों के साथ प्रयोग नहीं करता, क्योंकि उसमें रिस्क बहुत होती है। तो सरकार आश्वासन देती है तब भी गलत पड़ता है, प्रयोग करती है तब भी गलत पड़ता है। और तीसरी चीज, सरकार की नियत। तो सरकार की नियत कहां गलत है, कहां सही है। जैसे पिता के पास बजट है 60-70 हजार का, और उसको बाइक भी खरीद सकता है और स्कूटी भी खरीद सकता है। तो स्कूटी घरेलू काम में भी काम आती है ना, सब्जी रखने के लिए, गेहूं पिसाने जाते हैं तो उसको आटा चक्की तक ले जा सकते हैं। बाइक पे थोड़ा रखना मुश्किल होता है। और घर की जो लड़कियां होती है वो भी चला लेती हैं उसको, महिलाएं भी चला सकती हैं। और जो बाइक होती है वो आप जानते हैं, मोटरसाइकिल जो होती है उसको चलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लड़कियां सामान्यतः उसे नहीं चलाती। हालांकि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लड़कियां भी चलाती हैं उसको, लेकिन उससे लड़के खुश होते हैं। मान लीजिए पिता ये डिसीजन ले कि मैं बाइक खरीदूंगा, मोटरसाइकिल खरीदूंगा, तो उससे खुश कौन होता है? सामान्यतः लड़के खुश होते हैं जो कॉलेज जाते हैं, क्योंकि वो बाइक चलाना चाहते हैं। बाइक पे वो स्कूटी को चलाना मतलब उतना, जबकि स्कूटी वो भी चला सकते हैं। लेकिन पिता के डिसीजन से कौन खुश हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। आप कहते हैं कि देखो हमने बाइक ली है, इसको तुम भी चला सकते हो। लड़की के लिए भी वो बोल रहे हैं कि तुम भी इसे चला सकते हो।
लेकिन लड़की ये सोचती है ना कि मैं इसको बार बार चलाऊंगी नहीं। तो अब कई बार जो है हम लोग समझते हैं कि ये बिल्कुल सही हो रहा है और पिता समझदार हैं, या पिता जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। तो अभी जो कृषि कानून आए हैं, फार्म लॉज जिनको हम कह रहे हैं, इन फार्म लॉज के मामले में जो सबसे ज्यादा खुशी हो रही है वो कारपोरेट्स को हो रही है, बड़े घरानों को हो रही है, बिजनेस घरानों को हो रही है। वो स्वागत कर रहे हैं कि ये कमाल की चीज ले आया। तो उससे अपने आप शंका हो जाती है। तो जब घर का लड़का बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा खुश है, तो लड़की को अपने आप डर लगने लगता है कि कहीं न कहीं कोई चीज ऐसी हो रही है जो मेरे अगेंस्ट है। और ये बहुत ज्यादा खुश हो रहा है और पिताजी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये साफ साफ दिखने लगता है। तो कई बार हम सोचते हैं कि सरकार ने क्या गलत किया। चलो, सरकार ने कोई गलत नहीं किया। मान लीजिए पंचायत में कोई ऐसा डिसीजन हुआ, गांव की पंचायत में, कि जिससे ऊंची जाति के लोग बहुत खुश हुए और बहुत जश्न मनाया, तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं नीचे जातियों के खिलाफ हुआ है। परिवार में यदि कहीं कोई लड़के बहुत खुश हो रहे हैं, इसका मतलब है कि हो सकता है कि लड़कियां जो है उतनी खुश ना हो। उनको कई बार पता नहीं भी हो कि क्या हुआ है, लेकिन उनकी खुशी को देख करके भी उनका जो है वो सुबह वो उनके मन में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो ऐसी चीज हुई है जो हमारे अगेंस्ट है, जो हमारी स्वतंत्रता को बाधित करती है। किसान उतने पढ़े लिखे नहीं है, उतने समझदार नहीं है, लेकिन किसानों के संगठन हैं, उनके तो लोग जानकार हैं। और जब व्यापारी संगठन और खास करके कॉरपोरेट वर्ल्ड और देश के धनाढ्य वर्ग जब जश्न मना रहा है और बहुत खुश हो रहा है, तब कहीं ना कहीं ये आता है कि कोई ऐसी चीज तो नहीं हुई है जो हमारे विरुद्ध है। तो यहां सरकार पिता की तरह है। तो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि सरकार किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है, दलित विरोधी है, महिला विरोधी है। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि वो महिला विरोधी है, दलित विरोधी है, गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है, या ग्राम विरोधी है, गांव के लोगों के खिलाफ है, वो शहरों के लोगों को सपोर्ट करती है। सरकार के बारे में हमारा कोई ऐसा पूर्वाग्रह नहीं है, लेकिन जब शहर का आदमी खुश होता है या फिर पूंजीपति खुश होता है, अमीर वर्ग खुश होता है, तो एक शंका स्वाभाविक से गरीब वर्ग में आती है। खास करके किसानों में तब आई जब आपको कॉरपोरेट वर्ल्ड के लोगों को सपोर्ट करने वाले आर्टिकल जो है उनके लोग लिखने लगे। तो अपने आप, और किसानों की चिंता करने वाले जो लोग हैं, कुछ लोग हैं, कुछ ऐसी पार्टियां हैं या कुछ ऐसे संगठन हैं, वो आगे बढ़ करके चिंता करने के लिए आ गए और बोलने लगे कि ये थोड़ा सा गलत है। तो एक तो ये चीज है कि ये मान के चलना कि हमेशा कोई नया सुधार होगा या लॉज आएंगे तो गलत ही होंगे, ये भी गलत है। लेकिन वो सही होंगे क्योंकि हम लेके आ रहे हैं। तो अभी जो इस सरकार के प्रति अनुभव है वो तो ठीक नहीं रहा। डिमोनेटाइजेशन जो आपने देखा कि पुराने नोट बंद करके नए नोट जब लेके आए तो कितनी परेशानियां हुई, और खास करके 3-4 साल बाद उसके दुष्परिणाम कितने सामने आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। लॉकडाउन के उसके भी उतने असर जो है पॉजिटिव नहीं आए, बल्कि कई सारे नेगेटिव हैं। और जीएसटी का उतना असर पॉजिटिव नहीं दिखा, बल्कि सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बना करके, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके उसको संवैधानिक दर्जा दिया, और उस संवैधानिक सुधार में, संशोधन में उन्होंने स्वीकार किया कि हम कंपनसेशन देंगे, लेकिन वो नहीं दे पाए। अभी बोल रहे हैं कि एक्ट ऑफ गॉड है। और चूंकि
ये प्रकृति का ऐसा प्रकोप आया हुआ है कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो जितना अभी तक का जो सफर रहा है इस सरकार का, और जो बड़े परिवर्तन लेके आए हैं, बड़े रिफॉर्म्स लेके आए हैं, बड़े काम जो किए हैं खास करके आर्थिक क्षेत्र में, उनके परिणाम ठीक नहीं आए हैं और 3-4 साल बाद बहुत असफलताएं सामने दिखाई पड़ रही हैं। तो पहले से ये पूर्वाग्रह रखना कि ये काम खराब ही होगा और फॉर्म लॉज जो हैं वो नुकसान ही करेंगे, इन एक्ट का दुष्परिणाम ही सामने आएगा, ये भी गलत है। ये नेगेटिव थिंकिंग हो जाएगी। तो हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग रखने के 2 आधार हैं। एक तो जिन लोगों को इससे फायदा होने वाला है वो पहले से उत्साहित है, कॉर्पोरेट वर्ग। इसका मतलब है कि दूसरे वर्ग का शोषण होने वाला है। तो जो शोषित होने वाला वर्ग है वो डेफिनेटली परेशानी महसूस करेगा अभी से। और दूसरा, अभी तक जो रिफॉर्म्स किए गए थे उनके परिणाम ठीक नहीं आए हैं, तो उतने अच्छे सकारात्मक परिणाम नहीं होने के कारण इसके भी परिणाम अच्छे आएंगे इसकी गारंटी नहीं है। तो इसलिए किसान सबसे ज्यादा आशंकित है और वो परेशान है, और सरकार पे अविश्वास करने का भी पर्याप्त कारण है। तो जब कभी भी ऐसी कोई परिवर्तन घर में आता है, हमारे परिवार में भी आता है, तो हम पहले से नाराज क्यों होने लगते हैं या पहले से कुछ लोग उत्साहित क्यों होने लगते हैं? तो कई लोगों को जब समझ में नहीं आता है तो बात बन जाती है। आप किसी टीचर के कमरे में घुसे या किसी प्रिंसिपल के पास जा रहे हैं और आपकी कोई शिकायत लेकर के अंदर पहले गया है और अब आप उसकी शिकायत लेकर के बाद में जाने वाले हैं, और अगर वो प्रिंसिपल के रूम से मुस्कुराता हुआ बाहर आ रहा है तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि प्रिंसिपल ने उसको एक तरह से क्लीन चिट दे दी है, और अब आप जाओगे तो आपको। तो ये जो हम व्यवहार से देखते हैं ये भी एक बहुत जबरदस्त चीज है। दरअसल भारत में सामाजिक स्तरीकरण बहुत है, क्षेत्रीय विभाजन बहुत है। जिस प्रकार की डाइवर्सिटी हम हमारी लैंग्वेज में देखते हैं, हमारी कल्चर में देखते हैं, हमारे फिजिकल ट्रेट्स में देखते हैं, ठीक वैसी ही डाइवर्सिटी प्लांटेशन में भी है, हमारे वेजिटेशन में भी है और हमारे क्रॉप में भी है। तो जो हम फसलें बोते हैं उसकी भी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का एक सामाजिक और व्यापारिक ढांचा है। कई क्षेत्रों में जो बिचौलिए हैं, जो व्यापारी हैं, उनको शोषक नहीं माना जाता, उनको फैसिलिटेटर माना जाता है। वो उधार दे देते हैं, वाहन दे देते हैं अपना। गांव में यदि आप जाएंगे तो मंडी तक सामान ले जाने के लिए जो ट्रैक्टर ट्रॉली जाती है या पिकअप जाता है या ट्रक जाता है, तो ये सारे ट्रक पिकअप और ये किसी न किसी एक व्यापारी के होते हैं या गांव के किसी एक सरपंच या किसी वरिष्ठ व्यक्ति के होते हैं, और उसी में सब लोग अपना सामान डाल करके ले जाते हैं। तो ये एक तरह का कॉर्पोरेशन, हालांकि उसका कई बार किराया लिया जाता है बोरे के हिसाब से कि इतना बोरा तुम्हारा जा रहा है, इतना पैसा तुम पे करोगे, लेकिन ये उसका खुद का ट्रैक्टर ले जाने की जरूरत उसको नहीं पड़ती। यानी उसके पास ट्रैक्टर नहीं भी है तो उसका सामान मंडी तक पहुंच जाता है, उसका अनाज, उसकी उपज पहुंच जाती है। कई लोग सब्जी बेचने के लिए रोज सुबह निकलते हैं, कई लोग दूध लेके निकलते हैं। अब तो बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज अवेलेबल कराती हैं, लेकिन जब कोऑपरेटिव सोसाइटीज नहीं थी इस टाइप की, तब गांव के बहुत सारे लोग ऐसे, अब उन्हीं सबको यदि शत्रु टाइप बना दिया जाए या उन्हीं को बना दिया जाए कि यही विलेन है इस पूरी व्यवस्था के, तो किसान उनको विलेन नहीं मानते। खास करके पंजाब हरियाणा में
पंजाब हरियाणा में उन आड़तियों को, उन बिचौलियों को, उन व्यापारियों को जो उनके सामान को बिकवाने में मदद करते हैं, उनको विलेन नहीं माना जाता है, जबकि सरकार की इस व्यवस्था में एक तरह से उनको विलेन माना गया है कि हम उनको खत्म करेंगे, हमारा उद्देश्य है मिडिल मैन को खत्म करना। तो कई जगह मिडिल मैन उतना खतरनाक नहीं है या उतना खतरनाक माना नहीं जाता, क्योंकि ये हमारा सामाजिक ढांचा है। वो उसके शादी ब्याह में भी आता है, उसके दूसरे काम में भी आता है। एक और चीज, यदि आप छोटे शहरों और मंडी वाले शहरों को देखें, तहसील प्लेस पे भी मंडी है, छोटी मंडियां होती हैं, उपमंडी होती है एक तरह से। जिला स्तर पे तो मध्य प्रदेश का जो सेटअप दिया आप देखें तो यहाँ तो मंडियां बहुत विकसित हैं। एक मंडी का कमिश्नर होता है हमारे यहाँ, सीनियर आईएएस होता है, सीनियर तो बहुत ज्यादा तो नहीं होता लेकिन वो कमिश्नर लेवल का तो होता है। उसको मंडी का कमिश्नर बनाते हैं, आयुक्त बनाते हैं, मंडी आयुक्त होता है। फिर डिफरेंट लेवल पर जो है वो कमेटीज होती हैं। और अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यदि चले जाएं तो वहां पर मंडी अध्यक्ष होता है जो किसानों की तरफ से चुना जाता है। तो जो किसान हैं वो वोट करते हैं, मंडी के चुनाव होते हैं हमारे यहाँ, उनके प्रतिनिधि चुने जाते हैं, फिर उनका अध्यक्ष चुना जाता है। व्यापारियों के प्रतिनिधि हैं, उनके अध्यक्ष हैं। जो तोल करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, उन लोगों का अपना एक संघ बना हुआ है। भंडारण करने वालों का एक संघ बना हुआ है। फिर वही फार्मर्स और प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ की जिसको हम लोग कहते हैं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है। से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उनका अपना एक टैक्स देने का और उसका एक अपना सिस्टम है। तो सरकार को रेवेन्यू भी आता है, स्टेट गवर्नमेंट को, लोकल बॉडीज को, और खास करके मंडी का स्वयं का अपना एक बजट और उसका एक स्वयं का अपना एक रेवेन्यू अर्न करने का एक सिस्टम होता है, जिससे वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करता है। राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें समय समय पर उनको सपोर्ट करते रहे हैं और इतने सालों में हमारे पास एक ऐसा सिस्टम तैयार हुआ है कि लगभग हर शहर में आप जाएंगे तो वहां कृषि उपज मंडी होती है। उसको एपीएमसीज हम लोग कहते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, कृषि उपज विपणन समिति। लिखा रहता है, आपने बड़े बड़े अक्षरों में उनके गेट पर बोर्ड्स को देखा होगा। और ये लोग कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से, इन सब से जुड़े रहते हैं। तो सरकार का एक विभाग उनके साथ मिलकर के काम करता है और इन सब चीजों को फैसिलिटेट करता है। उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं। पूरे मंडी में आप जाकर के देखेंगे तो प्लेटफॉर्म्स बने होते हैं, शेड्स होते हैं, टीन शेड बने होते हैं, छोटे छोटे गोडाउन्स होते हैं, व्यापारियों को बैठने की जगह होती है, किसानों के रुकने बैठने विश्राम करने, कैंटीन, टॉयलेट्स, ये सारी सुविधाएं होती हैं। और ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में हम लोगों को 50, 60, 70 साल लगे हैं। और हम लोग छोटे छोटे लेवल पर इन एपीएमसीज को बना पाए। और यहीं पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस का लगभग 25 जिंसेस पे हम लोग यूज करते हैं। इतने जीन्स पे हम लोग यूज करते हैं। इतने सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो एमएसपी के तहत आते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कंसेप्ट। और लगभग ये पूरे देश में स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ये फैला हुआ है। तो यहां आपको मैं एक दूसरा दृश्य दिखाना चाहता हूं। ये तो कानून का जो पक्ष है वो तो केवल वहीं तक है, लेकिन व्यापारियों से जो इन लोगों के जो निजी संबंध है वो सैकड़ों सालों से, कई पीढ़ियों से और दशकों से वो प्रत्यक्ष तौर पर मंडी में आ रहे हैं।
यानी करीब 5-6 दशक से। तो पिता जो है वो पुत्र को एक तरह से ज्ञान एक प्रकार का ये देता है। तो यहां मैं ये पक्ष रख रहा हूं, फिर हम दूसरे पक्ष पे भी आएंगे, सरकार वाले पक्ष पे भी आएंगे, जिसमें आपने देखा होगा कि जो मिडिल मैन हैं या बिचौलिए हैं या व्यापारी हैं, इन्हीं लोगों की फिर किराने की दुकानें भी होती हैं, इन्हीं की कपड़े की दुकानें भी होती हैं, इन्हीं लोगों के फिर सलिया सीमेंट इनकी दुकानें भी होती हैं। और आपने कभी शहरों को और गांवों को नजदीक से देखने की कोशिश की हो, उनके ट्रांसपोर्टेशन की और उसकी, तो गांव से जब कोई व्यक्ति अनाज या दाल या कोई भी अपनी उपज को भर करके शहर लेके आता है बेचने के लिए, तो शाम को जब वो लौट रहा होता है तब उसकी गाड़ी में सीमेंट, सलिया और सैनिटरी वर्क्स के ये बहुत सारे सामान और ऐसे बहुत सारी चीजें जो है वो अपने उपयोग के, अगर उसके मकान का काम हो रहा है तो वो उस प्रकार की सामग्री ले जाएगा, घर में शादी है तो शादी की सामग्री ले जाएगा, बर्तन, अनाज रखने के साधन, कई कई तरह की चीजें लोग खरीद करके ले जाते हैं, क्योंकि उसके पास उसी दिन पैसा आया हुआ होता है। तो उसी से हमारा मार्केट भी चलता है, उसी से हमारी एक तरह से सेल जो उसको हम लोग कहते हैं, या यूं कहें कि जो अभी इस बार जो हम लोगों को गिरावट देखने को मिली उद्योगों में, तो वो मार्केट की गिरावट जो है वो इसी कारण से है ना कि लोगों के पास पैसा नहीं था। तो उनके जो संबंध हैं वो फिर उससे उद्योग भी चलता है, लोकल इंडस्ट्री भी चलती है, लोकल टैक्स भी जाता है। अब जीएसटी जाएगा तो आपको जीएसटी में फायदा होता है। तो स्टेट्स जो है वो इस वजह से परेशान है। और जो आप सस्टेनेबल वाला कंसेप्ट देखते हैं पर्यावरण में, वो सस्टेनेबल वाला कंसेप्ट यहां आपको देखने को मिलेगा सतत प्रक्रिया के रूप में। दरअसल कोई किसी को एलिमिनेट नहीं करना चाहता। जो सरकार के हिसाब से एलिमिनेशन है किसका, बिचौलियों का, मिडिल मैन का, बिल्कुल हम एलिमिनेट कर देंगे। तो पंजाब और हरियाणा में खास करके किसानों का एक कंसर्न है कि हम एलिमिनेट नहीं करना चाहते उस मिडिल मैन को, वो हमारे लिए फैसिलिटेटर है। और मिडिल मैन जो रहा है व्यापारी, उसने भी किसानों का उस तरह से ख्याल रखा है, उनको उधार भी दिया जाता है, उनको छोटा मोटा कर्जा दिया जाता है, शादी ब्याह के समय में उनको सहायता की जाती है, मार्केट से सामान खरीदने में, ट्रांसपोर्टेशन में, हर जगह पर वो उनको मदद करते हैं। तो उनके जो संबंध हैं, अब इसमें आप ये कह सकते हैं कि देखिए फिर भी किसानों की स्थिति तो वही बनी हुई है और किसान तो उसी जगह। तो यहां आपको इंडियन सोसाइटी का कंसेप्ट समझना पड़ेगा। जजमानी सिस्टम आपको पता होना चाहिए, भारत का सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कैसा है, सामाजिक स्त्रीकरण कैसा है, वो आपको समझ में आना चाहिए। देखिए आप अगर बहुत सारे एस्पेक्ट्स को अगर नहीं देखेंगे और एकदम से परिवर्तन करना चाहेंगे तो फिर दिक्कत तो आती है। हालांकि पेंडेमिक में हमने एकदम से परिवर्तन किया और हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में आ गए तो फायदा हो रहा है। तो सरकार ये भी कह सकती है कि कोई व्यवस्था बहुत लंबे समय से बनी आ रही है या चली आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत अच्छी है। अगर उससे व्यापक परिवर्तन नहीं हो रहा और एकदम सुधार नहीं हो रहा तो हम एकदम से सुधार कर देंगे। लेकिन एकदम से सुधार करने की कोशिश डिमोनेटाइजेशन भी थी, एकदम से ठीक करने की कोशिश जीएसटी भी थी, और पिछला लॉकडाउन भी था लंबा वाला। एकदम से सुधार करना चाहते थे कि एकदम से केसेस खत्म हो जाएंगे और 15 मई तक कोरोना साफ हो जाएगा, लेकिन वैसा तो नहीं हुआ। केसेस तो उसके बाद ही बढ़ना शुरू हुए। तो अभी तक तो जो इस प्रकार के जो व्यापक परिवर्तन करने की कोशिश की गई है उसका अनुभव ठीक नहीं रहा। तो आगे ये कृषि सुधार, ये फार्म लॉज हमको अच्छे रिजल्ट देंगे, इस बात की क्या गारंटी है कि अच्छे रिजल्ट ही आएंगे, इसकी भी कोई गारंटी है नहीं है। लेकिन इस डर से कि अच्छे रिजल्ट आएंगे या नहीं आएंगे, अच्छे प्रयास ही ना किए जाएं, बिचौलियों को बाहर न किया जाए, मिडिलमैन जो एक तरह से शोषण कर रहे हैं
किसानों का, यही माना जा रहा है कि शोषण कर रहे हैं। तो चलिए अब हम 2-3 तरह की चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, क्या हिस्सा है। तो हमारे कृषि जगत को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाग है कि हम सबसे पहले खेतों को समझें। कहां से शुरुआत होती है? फार्म टू फोर्क की बात करते हैं। खेत से हमारी टेबल पे जो हम छुरी कांटे से चीजें खाते हैं, तो उसको पूरे सिस्टम को कहा जाता है फार्म टू फोर्क सिस्टम। यानी कि खेती करने से लेकर के हमारी टेबल पे खाना आने तक की कहानी। इसको पूरे को यदि आप समझने की कोशिश करें तो इसमें कौन कहां है, कैसा है, ये आपको समझ में आएगा। खास करके इंडिया के बारे में अगर हम किसी दूसरे देश के साथ तुलना करेंगे तो फिर हम भटक जाएंगे, क्योंकि वहां का सिस्टम बिल्कुल अलग है, भारत का सिस्टम बिल्कुल अलग है। भारत में 1950-60 में फिर भी बड़े खेत थे, लेकिन बाद में जनसंख्या वृद्धि हुई, बच्चों के बच्चे हुए, खेतों के बंटवारे होते गए। अब 86% से ज्यादा फार्मर्स हमारे 2 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं रखते। 2 एकड़ से कम जमीन रखने वाले 86% फार्मर्स। तो आपको कृषि में कोई भी रिफॉर्म, कानून बनाने से पहले एक चीज ये सोचना पड़ेगी कि आप जो ये कानून बना रहे हैं ये किन के लिए बना रहे हैं। 86% से ज्यादा लोग जो हैं वो 2 एकड़ से कम जमीन रखते हैं, और 2 एकड़ से कम जमीन में क्या होता है आप अंदाजा लगा सकते हैं। 2 एकड़ से कम जमीन जब होती है तब आदमी केवल अपने सर्वाइवल के लिए कुछ चीजें उगा सकता है, केवल अपने को खुद को सर्वाइव करने के लिए थोड़ी बहुत चीजें उगा ली और उसको कंज्यूम कर गया। बहुत थोड़ा सा बचा तो लोकल में किसी व्यक्ति को उसने सेल कर दिया। यानी ट्रैक्टर भर के, ट्रक भर करके ले जाने जितना सामान उसके पास नहीं होता। उसके पास कुछ बोरे होते हैं जिनको वो किसी के साथ भेज देता है और मंडी में, लोकल मंडी में या आसपास की किसी मंडी में जाकर के बेच देता है। बड़े कॉर्पोरेट या बड़े किसी सेंटर पर जाकर के वो नहीं बेच पाता, उसके पास इतना होता भी नहीं। कई बार वो केवल खुद के सर्वाइवल के लिए, तो एक तरह की सब्सटेंशियल जो है उसकी इकोनॉमी होती है, उसके पास सरप्लस नहीं होता, सेल करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता। और एक तरफ बहुत बड़े बड़े, पर उतने बहुत ज्यादा बड़े वाले खेत वाले लोग कितने हैं? बहुत कम है। और 86% बता रहे हैं, तो बाकी के 14% में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो 5 एकड़ तक होंगे, 10 एकड़ तक होंगे। बड़े बड़े फार्म, वो लोग तो बहुत ही कम है, कुछ लाख में है, ज्यादा नहीं है, करोड़ों में तो नहीं है। तो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो वैसे भी जीडीपी में बहुत बड़ा, जीडीपी का ब्रेकअप यदि आप देखें तो 16-17% जो है हिस्सा वो जीडीपी का कृषि से आता है, और बाकी हिस्सा हमारा इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर से है। तो जो बहुत छोटी खेती रखते हैं 86%, उन लोगों को यदि आप ध्यान में रखें तो ये फार्म लॉज जो एपीएमसी को गारंटीड नहीं करते, उसकी श्योरिटी नहीं देते, उसकी सर्टेनिटी नहीं है, क्योंकि जो एमएसपी है वो ऐसे लोगों के लिए वरदान की तरह होता है, क्योंकि वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को देख करके एक तरह से कि किसमें हमको मिनिमम सपोर्ट प्राइस ज्यादा मिलेगा, क्योंकि मिनिमम इतना तो हमको मिल ही जाएगा, ये सोच करके वो अपनी सोइंग करते हैं। तो क्रॉप लेते समय में, बीज डालते समय में वो ये सोच करके लेते हैं कि मिनिमम इतना तो मिल जाएगा। तो एक तरह से एमएसपी ने एक क्रांति की है ऐसे मार्जिनल फार्मर्स के लिए, और वो चीज जो है एमएसपी इन कानूनों में देखने को नहीं मिलती।
क्योंकि उनका जिक्र कहीं नहीं है। और जब जिक्र नहीं है तो आने वाले समय में यदि सरकार ने इसको बंद कर दिया, सरकार कह रही कि हम ये कभी बंद नहीं करने वाले, लेकिन नई व्यवस्था में उनको एक क्लॉज डालना था बस। तो वो क्लॉज यदि आ जाता तो काम हो जाता, इतना अविश्वास नहीं आता। तो खास करके उन छोटे और जो फार्मर्स हैं, सीमांत वाले मार्जिनल फार्मर्स, उनको सबसे ज्यादा झटका लगा है। और कुछ राज्यों ने एपीएमसीज को डिसॉल्व कर दिया, कम कर दिया, खत्म कर दिया, खास करके बिहार ने। ऐसे अन्य राज्यों को प्रोवोक किया जा रहा है कि आप एक तरह से इसको कम करें, क्योंकि जो शांताराम कमेटी है वो तो यही रिकमेंडेशन करके गई है। और भी सरकार के जो लैंग्वेज है उसमें वो ये जरूर कह रहे हैं कि हम एपीएमसीज को खत्म नहीं करना चाहते, लेकिन राज्य सरकारों के इस अधिकार के ऊपर आपको एक और ये चीज पता होगी कि यूनियन लिस्ट क्या है, स्टेट लिस्ट क्या है, कंकरेंट लिस्ट क्या है। तो जो कृषि है वो सब्जेक्ट है एक तरह से स्टेट लिस्ट का, और कुछ हिस्सा जो हम लोग एसेंशियल कमोडिटीज का मानते हैं वो हम लोग कंकरेंट लिस्ट में मानते हैं। और यहाँ जो कानून बना रहे हैं, खास करके कृषि और कृषि का व्यापार और कृषि उत्पाद का विपणन, मार्केटिंग, ये पूरी तरह से स्टेट का सब्जेक्ट है। और यहाँ इसके बारे में कानून बनाया जा रहा है केंद्र के द्वारा। तो ये फेडरलिज्म को भी अफेक्ट कर रहा है। तो देखिए, फार्म लॉज जो हैं हमारी सोसाइटी को अफेक्ट कर रहे हैं, हमारे ट्रेड को अफेक्ट कर रहे हैं, हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी को अफेक्ट कर रहे हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर के दखल दे रहे हैं, क्योंकि ये सारे जो डिस्प्यूट्स होंगे किसानों के बीच में और कॉरपोरेट के बीच में, अभी मैं आता हूं तीनों कानूनों के ऊपर, इसको फिर एडमिनिस्ट्रेशन में ले जाया जाएगा, यानी कि एसडीएम इसको देखेंगे, कलेक्टर देखेंगे। तो ये 3 टायर सिस्टम जो होगा ये एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे होगा। तो जुडिशरी जो हमारी सिविल वाली जो होती है और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है जिसको हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स कहते हैं, उन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट्स को आप लोग देख सकते हैं। फिर हमारी पॉलिटी इसमें इन्वॉल्व है, यानी जुडिशरी हो गई, पॉलिटी हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, सोसाइटी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, ट्रेड है, यानी कि इकोनॉमी पूरी है। और सोशल रिलेशंस है, सोसाइटी के साथ साथ हमारे जो सामाजिक संबंध हैं वो भी दांव पे लगे हैं। ट्रांसपोर्टेशन है, फ्यूल है, सब्सिडी है। तो ये जितने भी इश्यूज हैं ये आपको यहां जुड़ेंगे। और साथ ही हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, डेयरी, ये सारी चीजें जुड़ेंगी, क्योंकि ये सब के सब एपीएमसी के पार्ट भी थे। तो ये कानून को आपको बहुत बृहद स्तर पे समझना पड़ेगा। इन कानूनों को आप केवल एक एंगल से कि कानून की लैंग्वेज हमको बता दीजिए, कुछ पॉइंट्स बता दीजिए जिसको हम जाके लिख लेंगे, ऐसा नहीं। एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स को भी समझना पड़ेगा, फूड प्रोसेसिंग के सिस्टम को भी समझना पड़ेगा, सरकार की सब्सिडी और सरकार के कार्यक्रम, योजनाएं, स्कीम, उन सबको देखते हुए भी बहुत सारी स्कीम इसमें जाकर के चेंज हो जाएंगी। जो पिछले कुछ समय में सरकार स्कीम लेके आई है एपीएमसी के लिए, ई नेम लेके आई थी, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, ई, इलेक्ट्रॉनिकली। तो आपको ई नेम के ऊपर भी लिखने को आ सकता है, सोसाइटी के इंपैक्ट को भी लिखने को आ सकता है कि सोसाइटी पे क्या असर पड़ेगा। और भारत में
जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है और उसमें जो मिडिल मैन होते हैं या व्यापारी होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है वो भी समझ में आई। खैर, जो चेंज जो आ रहे हैं उनके बारे में यदि आप सकारात्मक सोचते हैं और सरकार के तरफ से सोचते हैं, यानी बीजेपी और गवर्नमेंट दोनों की सोच एक है, बाकी देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो थिंकर हैं, कॉलमनिस्ट हैं, अन्य पार्टियों से हैं, वो उस तरह से नहीं सोचते। अगर आप वैसा नहीं भी सोचते हैं और अगर आप पार्टी की तरफ से या सरकार की तरफ से सोचते हैं तो भी आपको लगभग 2 से 3 साल का इंतजार करना पड़ सकता है इन सब चीजों के लिए कि रिजल्ट्स क्या होंगे, वास्तविक रिजल्ट्स क्या होंगे। और जब वास्तव में रिजल्ट आ जाएंगे इसके, तब हम मूल्यांकन करेंगे। मुझे लगता है उससे पहले ही सरकार कुछ ना कुछ परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन कर देगी। तो आपको यहां सबसे देखिए, अभी तक जितने भी इस प्रकार के परिवर्तन हुए हैं, जब ऐसी चीजें होने लगती हैं तो कुछ चीजें डाइल्यूट हो जाती हैं जो पहले से स्थापित होती हैं और उनका महत्व धीरे धीरे घट जाता है। आप कहेंगे नहीं, ये भी रहेंगी चीजें और हम इसका भी उपयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके घर में जब ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन था और कलर टेलीविजन आया होगा, आप में से तो शायद सब कलर टेलीविजन के टाइम के ही लोग हैं, लेकिन हमारे समय में ब्लैक एंड व्हाइट से कलर हो रहा था। तो कई बार ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन को, टीवी को भी रख लिया गया घर में, उसको दिया नहीं गया कि इसको भी देखा करेंगे कभी कभी, लेकिन फिर उसको एक कपड़े में बांध करके कहीं रख दिया जाता था और सब लोग कलर टेलीविजन के सामने ही बैठा करते थे। तो जब कभी भी विकास होता है, जब कभी भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है, तब ये तो कहा जाता है कि उसको भी रखा जाएगा, उसको खत्म नहीं किया जा रहा। लेकिन इस बात में अभी तक के अनुभव के आधार पर यह शंका तो आती है कि जो परिवर्तित चीज है, जो आकर्षक है, वही रहेगी, बाकी मार्केट से बाहर हो जाएगी। ये बात तो सही है, क्योंकि एपीएमसीज में यदि आप किसी अपनी प्रोड्यूस को बेचने जाएंगे, कोई किसान, तो उनको टैक्स देना पड़ेगा, वहां टैक्स है। और बाहर ओपन मार्केट में उसका टैक्स नहीं है। ये सबसे बड़ा पहला और इंपॉर्टेंट कानून है जिसमें फ्री ट्रेड हो रहा है, ओपन ट्रेड हो रहा है, ओपन मार्केट पॉलिसी है। और इसको एक तरह से 2020 का एलपीजी माना जा रहा है एग्रीकल्चर के सेक्टर में। जो एलपीजी आप 1991 में 92 में देखते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन वाला, वो लगभग वैसे सुधार आपको यहां देखने को मिलेंगे 2020 में। कृषि के मामले में उतनी छूट जो है यहां दी जा रही। इस छूट में क्या कहा जा रहा है? इसमें सबसे पहली बात ये कही जा रही है कि आप स्वतंत्र हैं कहीं पर भी बेचने के लिए। तो इसके बारे में दो सच्चाई है। एक तो बिना किसी फॉर्मल तरीके के किसान ये काम पहले से करते आए हैं। कई लोग मंडी में न बेच करके जहां उनको उचित लगता है, जहां कन्वीनियंट होता है, उस व्यापारी को बेचते हैं। मैं ऐसी, अगर आप स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से देखें तो स्वामीनाथन कमीशन जो बना था वो सबसे बड़ा किसान कमीशन है, वो एक तरह का एग्रीकल्चर कमीशन है, कृषि आयोग है अभी तक का। और रिकमेंड करते हैं कि 80 स्क्वायर किलोमीटर में एक एपीएमसी होना चाहिए। लेकिन मैं ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों को जानता हूं जहां एपीएमसी जो है वो 120 किलोमीटर के दायरे पे भी नहीं है, यानी 80 किलोमीटर से बाहर बहुत सारा ऐसा क्षेत्र बचा हुआ है जहां एपीएमसी का जुड़ाव नहीं है। ऐसे क्षेत्रों के लोग
अपना अनाज, अपना दाल और अपना जो प्रोड्यूस है वो 120 किलोमीटर 130 किलोमीटर तक नहीं ले जा सकते। तो लोकल में ही आसपास 10 किलोमीटर पे 20 किलोमीटर पे जो भी एक टाउन पड़ता है वहां ले जा करके उसको बेच देते हैं। वहां के व्यापारी से वो बात करते हैं और वहां उसको सेल करते हैं। तो नियम तो ये था कि फार्म से यानी कि किसान के खेत से जो भी अनाज पहली बार निकल करके आएगा वो एपीएमसी मंडीज में आएगा। उसके बाद वो किसी होलसेल मार्केट में जाएगा, वहां से फिर वो रिटेल में जाएगा और वहां से फिर हम कंज्यूमर तक पहुंचेगा जो हमारी खाने की टेबल तक पहुंचता है। खास करके पल्सेस और सीरियल्स और इनकी या हॉर्टिकल्चर की भी। तो एपीएमसीज में पहुंचने के बाद होलसेल, देन रिटेल और फिर हमारे पास कंज्यूमर्स के पास आएगा। तो ये पूरा एक साइकिल जो है, ये जो रेखीय क्रम है, ये आपको लीनियर फॉलो करना है। अब कई बार जब बीच में ये ऑप्शनल है ना, वो फार्मर्स तो कम यूज कर रहे हैं, आप बता रहे हैं बहुत कम फार्मर्स यूज करते हैं एमएसपी का, लेकिन आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, जैसे कई लोग यूज नहीं करते कई चीजों का, लेकिन उसके पास ऑप्शन है। जैसे आप जनरल कोच में नहीं जाते, आप रिजर्वेशन करा के ही जाते हैं, लेकिन जब बोलेंगे कि नहीं जनरल कोच हटा रहे हैं तब तो दिक्कत है ना। जो लोग जा रहे हैं वो तो नहीं जा पाएंगे। और दूसरा, आप भी तो कभी भी जा सकते थे ना, जिस दिन आपको रिजर्वेशन नहीं मिला उस दिन आप जा सकते थे। ठीक है, दरअसल उस ऑप्शन का नहीं होना थोड़ा सा नुकसानदायक हो जाता है। कई बार हमारे सामने से जब ऑप्शन हटा दिया जाता है, चाहे हम उसको यूज नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन वो ऑप्शन जब छीन लिया जाता है तब हमको ऐतराज होता है कि ऑप्शन आप कैसे छीन सकते हैं। कई सारे लोग आंदोलन में जो शामिल होते हैं, हमने देखा है, वो उस चीज को नहीं करते, वो खुद उसका उपयोग नहीं कर रहे, लेकिन जब आप उनको एलिमिनेट कर रहे हो उस चीज से, तब वो एकदम से आंदोलन में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम बात कर रहे थे कृषि सुधारों में खास करके जो एपीएमसीज का रोल है वो कम होने वाला है। आप कहेंगे नहीं कम नहीं होगा, जिनको एपीएमसीज में बेचना है वो तो देंगे, वो तो वहीं बेचेंगे। वैसे अगर आप बिहार का एग्जाम्पल देखें तो बिहार में सरकार ने एपीएमसीज को जब से खत्म किया उसके बाद से प्राइवेट प्लेयर्स आ जाने चाहिए थे, लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स नहीं आए। मुझे लगता है इसमें सरकार को यू टर्न लेना पड़ सकता है, आज से 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, क्योंकि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर एपीएमसीज ने क्रिएट किया है और बना के रखा है, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरी कंपनियां नहीं करती। ये कोशिश 2003-4 में ई चौपाल के माध्यम से भी हुई थी, आईटीसी ई चौपाल। और आईटीसी ई चौपाल में यही था, आईटीसी कंपनी लेके आई थी और उसमें किसान सीधा जाकर के अपने प्रोड्यूस को वहां ले जाकर के बेच सकता था। लेकिन वो प्रयोग इतना आईटीसी ई चौपाल वाला सक्सेस नहीं हुआ। यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि ई चौपाल जो है वो कौन सी कंपनी चलाती है, चाहे 2004, 5, 6 में से किसी में। अगर आप प्रीलिम्स का पेपर देखेंगे तो उसमें आपको प्रश्न मिलेगा। हम लोग उस समय एग्जाम देते थे तो हमने फेस किया था उस क्वेश्चन को। तो आईटीसी ई चौपाल, और इनके साथ साथ उनके फिर आपने देखे होंगे मॉल भी बने थे आईटीसी के और उनके, चौपाल सागर करके। आपने कई जगह पे, अगर आप रूरल एरिया से भी जुड़े हैं, डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे कहीं जुड़े हैं, तो वहां आपको चौपाल सागर करके उनके मॉल भी मिलते थे, यानी कि किसान उधर माल से उधर सेल करेंगे, यहाँ से कुछ खरीदेंगे, क्योंकि उनके पास पैसा आएगा तो यहाँ से वो लोग कुछ खरीद करके ले जाएंगे। तो ये सब सारी चीजें
पहले प्रायोगिक तौर पे हो चुकी हैं, लेकिन अभी जो होने जा रहा है ये बड़ा परिवर्तन है। ये कानून के तहत है, और कानून के तहत वो सरकार का एक कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन ये एक कानून के तहत है। और इसमें वो लोग बहुत एक्साइट हैं, कारपोरेट घराने, इसलिए किसानों का सशंकित होना कि उनके एक्साइटमेंट को देखते हुए उनको सबसे ज्यादा चिंता हो रही कि इतने खुश क्यों हो रहे हैं। क्योंकि यदि इंफ्रास्ट्रक्चर उनको सेल कर दिया गया, जैसे रेलवे में जो मैंने आपको बताया था कि जो अमेरिका का रेलवे सिस्टम है, उस रेलवे सिस्टम में जो प्राइवेट सेक्टर है उसने अपना प्लेटफॉर्म भी मेंटेन किया है, रेलवे का ट्रैक भी मेंटेन किया है, सारी चीजें वो लोग चीज मेंटेन करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ का जो प्राइवेटाइजेशन है वो इन्हीं पटरियों पे है, इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे है, और इसी को थोड़ा सा संवर्धित कर देंगे, इसी को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और उसको वो यूज करेंगे। ठीक है, ऐसा ही यदि फ्यूचर में जाकर के, आगे जाकर के यदि एपीएमसी बहुत ज्यादा कमजोर हुई और यही इंफ्रास्ट्रक्चर उनको हैंड ओवर कर दी गई, तो फिर तो उनको तो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा का पूरा मिल गया, तो फिर तो केवल वो प्रॉफिट कमाने वाली एजेंसीज हो जाएंगी। यहां तो डिसीजन मेकिंग जनता के चुने हुए प्रतिनिधि करते थे, वहां डिसीजन मेकिंग प्राइवेट लोग करेंगे, एमबीए करेंगे, और वो फिर कंपनी के फेवर में करेंगे, तो वो तो बहुत खतरनाक स्थिति हो सकती है आगे जाकर के। लेकिन ऐसा अभी लॉ नहीं है, लॉ में बहुत सारी चीजें स्पष्ट कर दी गई हैं। तो पहला जो है वो है कि आप कहीं पे भी बेच सकते हैं। तो किसान कई सारे कह रहे हैं कि हम लोगों को अभी भी पूरी छूट है, हम अभी भी अपनी उपज को कहीं पे भी बेच सकते हैं, इनफॉर्मल तरीके से बेचते हैं। हम अभी सरकार को बता के नहीं बेचते, लेकिन बेचते हैं। और अभी भी हम जो लोग एपीएमसी तक नहीं पहुंचते, वो छोटे बिचौलिए, किसानों, मिडिलमैन, उन्हीं को बेचते हैं। दूसरा एक्ट जो आया है वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मामले में यदि अमेरिका का एग्जाम्पल लें तो वहां पर करीब 1 करोड़ किसान जो है थे, मतलब कि खेती पर निर्भर करने वाले लोग जो थे, जो किसान, हालांकि वो भी अमीर हैं, अमीर किसान, इसलिए कॉर्पोरेट या सूटकेस कृषि, उसको अमेरिका की कृषि को सूटकेस कृषि इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसान जो है वहां बहुत कम है। वहां की पॉपुलेशन यदि हम 37-38 करोड़ माने तो उसमें से 1 करोड़ लोग कृषि से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं। लेकिन वहां पर भी अब सारा का सारा जो सेंट्रलाइज होने जा रहा है, वो चीजें कॉरपोरेट्स के पास जा रही हैं, और बड़े बड़े कॉरपोरेट उन सबको ग्रसित करते जा रहे हैं, उनको खाते जा रहे हैं। तो छोटे किसान लगभग उन्हीं का निवाला बन गए। तो यदि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं तो बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनको बीज के लिए, फर्टिलाइजर के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन आपको ये बता दें कि भारत में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून जरूर अभी बना है, लेकिन भारत में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत लंबे समय से हो रही है। आप जो किराएदारी पे खेती वाली बात करते हैं, बटाई पे जो खेती होती है, वो एक तरह की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही होती है कि ये खेत आपको दिया जाता है, आप इसमें खेती करिए और इतनी फसल का इतना हिस्सा हमको दे दीजिएगा। तो ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स में ये एक पेंडिंग चीज थी कि आप उन किसानों को जो मौरूसी कृषक कहे जाते हैं, जो वास्तव में वहां पर टेनेंट फार्मर होते हैं और जो बटाई पे खेती करते हैं, ऐसे किसानों का आप एक रजिस्ट्रेशन सिस्टम लेके आएंगे। ये पूरा एग्रीकल्चरल रिफॉर्म या फार्म लॉज तब सफल माने जाते जब हम एक प्रकार का पंजीकरण उन लोगों का करते जहां पर जो खेत का मालिक है वो कभी खेत पे नहीं जाता, लेकिन
वो बटाईदार कृषक जो है, मौरूसी कृषक जो है, अभी आप एमपीएलआरसी पढ़ेंगे, यदि आप कभी एमपीपीएससी में सेलेक्ट हुए, यूपीएससी में भी हुए और एमपी कैडर मिलेगा तो आपको एमपीएलआरसी पढ़ना पड़ेगा, और तहसीलदार बन गए तो भी, और यदि आप डिप्टी कलेक्टर बने तो भी, और आईएएस बने तो भी। अगर आईएएस बने और एमपी कैडर मिल गया आपको मध्य प्रदेश का, तो आपको एमपीएलआरसी, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता पढ़ना पड़ेगी। उसमें सारी टर्मिनोलॉजी मिलेंगी, अभी जो आप फार्म लॉज में देखते हैं, ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको वहां पे मिलेगी। उसमें सब कुछ डिस्क्राइब किया हुआ है कि मौरूसी कृषक किसको कहते हैं, किसके क्या अधिकार होते हैं। दरअसल डिपार्टमेंटल एग्जाम जब होती है, जो हम लोगों ने निकाली थी, हम लोगों ने दी थी उस समय में, तो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स में आपको ये सब लिखना पड़ता है, और हालांकि बुक के साथ होती हैं वो किताबें ले जा सकते हैं आप, और फिर आपको एग्जाम देनी होती है, लेकिन उसमें आपको ये सब आंसर निकाल करके देना पड़ता है। इसका मतलब आपका अध्ययन होना चाहिए, धाराओं का अध्ययन होना चाहिए, उसमें कौन सी धारा के तहत किसको क्या अधिकार दिया। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बकायदा आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट हम कारपोरेट्स के साथ करने वाली बात कर रहे हैं कि बड़े कॉन्ट्रैक्ट खास करके, जिसमें फसल बोने से पहले फसल का दाम भी तय कर दिया जाएगा, और एक तरह से पहले से ही तय कर दिया जाएगा कि कौन सी फसल, कितना हिस्सा किसको बेचा जाएगा, कब बेचा जाएगा। ये पूरा एक एग्रीमेंट होगा और कॉन्ट्रैक्ट होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट में सब लिख दिया जाएगा, फसल कौन सी होगी, कब बोई जाएगी और कब निकाली जाएगी और कब बेची जाएगी, और उसका रेट क्या होगा। रेट पहले से लिखना बहुत जरूरी। उस समय में जो भी मार्केट में रेट चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, दरअसल वो सारा, और उसके लिए 5 साल का मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। एक सबसे अच्छी चीज इस कानून में देखने को मिली कि कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर निर्माण, कंस्ट्रक्शन आप उस भूमि पर नहीं करेंगे जिसको आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत किराए पे लिया है। नहीं तो कई बार जो कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो अपने रेसिडेंशियल या ऑफिस या और कोई बहुत सारी चीजें जो है वहां बनाते हैं, ऐसा वो नहीं कर सकते। किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन एग्रीकल्चरल लैंड पर नहीं किया जाएगा। तो इसका एक स्पष्ट प्रावधान इस कानून में दिया गया है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत एक तरह से प्राइवेट प्लेयर्स को एक मौका मिला है जो पहले नहीं था। हमारे यहाँ के कॉरपोरेट्स को सीधा बड़ी बड़ी जमीनें खरीदने का अधिकार या उनको इस तरह से कृषि करने का अधिकार नहीं था, खास करके कंपनी को। लेकिन अब वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत ये सब कर सकते हैं। तो ये काफी लचीली व्यवस्था है और बहुत रोमांचकारी भी है और बहुत रिस्की भी है। जब भी कभी कोई चीजें रोमांचकारी होती हैं तो बहुत रिस्की होती हैं, और जिसमें बहुत ज्यादा लालच दिया गया हो उस पर शंका होती है। शंका होना स्वाभाविक है। आपके पास जब कोई ऐसा मेल आता है कि आपको अकाउंट डिटेल देना है और 50 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे, तो आपको अकाउंट डिटेल देने की हिम्मत नहीं होती। कई सारे लालच देने वाले मेल आते हैं ना, बहुत सारे दिन भर आते रहते हैं, बहुत सारे मैसेज ऐसे आते हैं, रैंसमवेयर बहुत सारे हैं जो आपको लूटने के लिए आते हैं, जिसमें आपको भी पता है कि ये लूटने के लिए है, ये परेशान करने के लिए है, ये आपका पैसा ले जाएगा। तो ये चीजें बड़ी खतरनाक है और इनसे सावधान रहना चाहिए। तो सरकार इस बार बीच में है और कानून लेकर के आई है, और मैंने अभी आपको बताया कि परिवर्तन से डरेंगे तो फिर प्रगति कैसे होगी। कई बार बोलते हैं ना, डर के आगे जीत है। अगर अब जो डर गया सो मर गया, तो कई सारी ऐसे स्लोगन भी हैं, लेकिन कमजोर आदमी जो है वो फूक फूक के कदम रखता है।
कमजोर आदमी या यूं कहें कि दूध का जला हुआ जो होता है वो छाछ को फूंक के पीता है, वैसा काम है। लोग जो हैं बहुत ठगे गए हैं, किसानों को, गरीबों को, ग्रामीणों को बहुत ठगा गया, लंबे समय से ठगा गया। और हमेशा ताकतवर लोगों की तरफ से ही इस प्रकार के प्रोविजंस आए हैं जिसके माध्यम से उनको ठगा गया है। इसलिए इतनी आसानी से विश्वास करना सत्ताओं का, और जब सत्ता का और कॉरपोरेट की जब जुगलबंदी इस तरह की हो, क्योंकि आपने देखा हमारा जो नेटवर्क का फील्ड था, पूरा का पूरा इंटरनेट वाला जो फील्ड था वो पूरा जियो हो गया। आपने देखा था अभी 52%, 52% हमारा ब्रॉडबैंड का हिस्सा वो जियो ले चला गया। एयरटेल, BSNL 3.4% कितना रह गया, वो बहुत कम रह गया। तो आने वाले समय में जितनी भी हमारी कृषि है वो केवल उसकी जो उपज है केवल अडानी अंबानी तक ही जाके सीमित ना हो जाए, सभी का मालिक केवल एक ही व्यक्ति ना हो जाए, ये सोचने वाली बात है। दूसरी चीज, सरकार ने तीसरा जो कानून बनाया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बाद, वो है एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट। ये एसेंशियल कमोडिटी 1972 का, कब का है ये, 78 का है, 55 का, ओके। ये जो कमोडिटी एक्ट है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, खास करके उस समय में तो इसलिए था, संरक्षणवादी नीतियां इसलिए बनाई थी क्योंकि हम लोग फूड स्कार्सिटी में थे और हमारे यहाँ अनाज का संकट होता था। चाहे वो जवाहरलाल नेहरू का समय हो, शास्त्री का समय रहा हो, इंदिरा गांधी का समय रहा हो, यहाँ संरक्षणवादी कानून बहुत ज्यादा थे। संरक्षणवादी कानून इसलिए बनाने पड़ते थे क्योंकि हम उतना प्रोडक्शन कर ही नहीं पाते थे जितनी हमारी जनसंख्या का खपत है, जितने कंज्यूमर हमारे पास हैं। हम कंज्यूमर्स की डिमांड को पूरा ही नहीं कर पा रहे थे, सप्लाई नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से हमको विदेशों से आयात करना पड़ा। और फिर जब हम हरित क्रांति में गए, और हरित क्रांति में जो हम लोगों ने नए नए रिफॉर्म्स किए, खास करके एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स और खास करके टेक्निक का यूज, फर्टिलाइजर का यूज, ये सब हम लोगों ने जब करना शुरू किया, तब जाकर के हमारे पास सरप्लस आया। और इस सरप्लस की का जो सबसे ज्यादा आपको फायदा देखने को मिला वो पंजाब और हरियाणा में, इसीलिए वहां सबसे ज्यादा आंदोलन हो रहे हैं अभी। पंजाब और हरियाणा एक ऐसा क्षेत्र रहा है जिसने हरित क्रांति का भरपूर लाभ उठाया। और हरित क्रांति का लाभ इतना ज्यादा आया वहां पर कि वहां का, अभी जो हम लोग बात करते हैं पंजाब के कुछ लोगों से, और खास करके जब वो मध्य प्रदेश के सीहोर के गेहूं की बात करते हैं तो वो बताते हैं कि हमारे यहाँ पंजाब में गेहूं का उत्पादन देश में सबसे ज्यादा है। और खास करके पर परसेंटेज में और एरिया वाइज जब बात करते हैं तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत घटिया है क्योंकि हम लोग फर्टिलाइजर डाल के, जमीन तो खराब हो ही चुकी है, उसमें गेहूं का उत्पादन तो बहुत कर लेते हैं लेकिन वो खाने लायक नहीं होता। तो FCI में बहुत जाता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उसको बहुत प्रोक्योरमेंट करता है। और वो प्रोक्योरमेंट भी फिर आगे जा करके अब वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल जाता है उसको। मध्य प्रदेश में भी लगभग वही मिलता है, लेकिन यहाँ का गेहूं तो बहुत अच्छा है, तो पंजाब के लोग भी यहाँ का गेहूं खाने के लिए ले जाते हैं। जबकि उनके यहाँ बहुत ज्यादा उत्पादन होता है तो फिर वहीं का गेहूं क्यों नहीं खा लेते, वो नहीं खाते, हमारे यहाँ का गेहूं जाता है। देखो ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये सब चीजें उतना आपको बाहर नहीं मिलेगा। ये तो दरअसल जो हम यहीं से लोगों से जब इस प्रकार की किसी से बात करते हैं, या सीहोर के लोगों से बात करो कि उनका गेहूं कहाँ कहाँ जाता है, तो वो सिल्वर कॉइन वाला हो, चाहे वो आशीर्वाद आटा वाला हो, वो कोलकाता पे वेस्ट बंगाल की कंपनी है शायद वो, लेकिन वो जो बनाता है गेहूं वो लिखता है ना ऊपर, यहाँ सीहोर के गेहूं की रोटी खाई है। तो सीहोर का गेहूं क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि ये खाने लायक है, वो खाने लायक नहीं, वो शराब बनाने लायक, इसलिए वहां के गेहूं को कई बार वो लोग सड़ा देते हैं। तो FCI के ऊपर भी तो कई लोग तो बोल रहे हैं कि FCI भी बंद कर दो,
एफसीआई की कोई जरूरत नहीं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की और एमएसपी, इन दोनों को ही बंद करने की जरूरत है। जो बहुत सारी कमेटीज की सिफारिशें हैं वो तो यही हैं कि इन सबको धीरे धीरे आपको बंद कर देना चाहिए। तो फिर तो एपीएमसीज को भी डाइल्यूट करने की सलाह किसी ने दी थी, लेकिन वही है कि वो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से खड़ा कर पाएंगे कि नहीं। अच्छा, इसके पीछे एक और चीज आ रही कि इसके बैक में सरकार अब ये करने जाएगी कि आने वाले समय में जो फूड सब्सिडी है, फर्टिलाइजर सब्सिडी और फ्यूल सब्सिडी है, ये तीनों भी खत्म कर देगी, क्योंकि किसान कॉर्पोरेट के सीधे टच में हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाएगी। तो वो कहे कि हमारी अब ज्यादा अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती है, आप कॉर्पोरेट का और किसान का सीधा गठजोड़ हो गया, आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवा रहे हैं, आप किसान उसी को बेच रहे हैं और आप स्टोरेज भी कर सकते हैं। तो तीसरा जो कानून है वो स्टोरेज से जुड़ा हुआ है, होर्डिंग से, कि आप जितना चाहें उतना स्टोरेज करवा सकते हैं, उसकी अनलिमिटेड स्टोरेज आप कर सकते हैं। तो एक तरफ जब आप जमाखोरी की बात करते हैं तो जमाखोरी तो फिर प्राइस को बढ़ावा देगी, प्राइस बढ़ जाएंगे। खास करके देखिए क्या है कि अर्बन इन्फ्लेशन जो है ना, शहरी क्षेत्रों में जो मुद्रास्फीति है वो चुनाव में बहुत मायने रखती है। इलेक्शन में अर्बन इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एकदम से न्यूज़पेपर में आता है, बदनामी होती है, और शहर में जैसे ही चीजों के दाम बढ़ते हैं तो लोग वही प्याज की माला पहन करके पहुंच जाते हैं, प्रदर्शन करने लगते हैं। आपने देखा है कि उसके ऊपर मूवीज बनने लगती है, गाने बनने लगते हैं, महंगाई के ऊपर बहुत सारी चीजें होने लगती हैं। तो ये मनोज कुमार के समय की फिल्मों से आप देखें, 1970 से लेके अभी तक ऐसी बहुत सारी मूवी, मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत उठाता है इस चीज को, शहरी महंगाई को। तो शहरों में महंगाई कब बढ़ेगी? जब आप गांव से आने वाला सामान जो है वो यहाँ महंगा बिकेगा। तो कुछ लोग फूड होर्डिंग कर लेते हैं, बहुत ज्यादा अनाज का, दालों का या प्याज का, इस प्रकार से भंडारण कर लेते हैं। तो इतना ज्यादा भंडारण कर लेते हैं कि दाम बढ़ जाते हैं। फिर वो जब महंगा हो जाता है तब उसमें से निकाल करके बेचते हैं, तो बीच में मुनाफा कमाते हैं। तो होर्डिंग कितनी कर सकते हैं? तो गवर्नमेंट ने इसमें स्पष्ट प्रावधान कर दिया तीसरे कानून में कि सीरियल्स और पल्सेस और इनके मामलों में आप 50% दाम जब तक नहीं बढ़ जाते तब तक आप होर्डिंग कर सकते हैं। फिर हम आएंगे और हम आपको रेगुलेट करेंगे। फिर हम जो है कानून का सहारा ले सकते हैं, यानी कि फिर हम एडमिनिस्ट्रेशन का सहारा लेकर के जमाखोरी खत्म करवा सकते हैं। और फल सब्जियों के मामले में, हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस के मामले में हम 100% दाम बढ़ने के बाद आएंगे। जैसे किसी सेब, एप्पल हुआ 200 रुपीज चल रहा था रेट, लेकिन 400 हो गया, तो फिर हम आपको अब स्टोरेज नहीं करने देंगे। तो कोल्ड स्टोरेज की चेन जो है पूरे देश में बढ़ सकती है। और जो प्राइवेट हाउसिंग, जो प्राइवेट आप लोग देखते हैं, गोडाउन्स होते हैं, वेयर हाउसेज होते हैं, उनकी संख्या बढ़ सकती है। उसमें इन लोग इन्वेस्टमेंट भी, उनको कृषक भी मान लिया गया इस कानून में, उनको किसान माना गया है। किसको? जो ऐसे वेयर हाउस बनाते हैं या कोल्ड स्टोरेज बनाते हैं, उनको किसान माना गया, किसान का दर्जा दिया गया कि वो भी किसान है। तो ये तो बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि वो तो प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व हैं, वो तो फूड स्टोरेज में इन्वॉल्व हैं, उनको किसान की डेफिनेशन में लिया है। तो अगर इन नए कानूनों की समीक्षा आप करें तो इसमें काफी कुछ जो है वो स्टोरेज के मामले में बहुत ज्यादा छूट दी गई है। और दो तरह का मैंने आपको बताया, 50% सीरियल्स और पल्सेस के मामले में, और 100% दाम जब तक नहीं बढ़ जाते, यानी दुगनी कीमत नहीं हो जाती जब तक फलों में, सब्जियों इनमें, तब तक गवर्नमेंट जो है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। ये मार्केट में ऑटोमेटिकली ये सब चीजें आपकी चलती रहेंगी और आप मुनाफा कमाते रहेंगे। तो इसका मतलब वो किसानों को अच्छे दाम भी मिल सकते हैं, लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि जो कोल्ड स्टोरेज बना लेगा, जो वेयर हाउसेज बना लेंगे, और जिनके पास ज्यादा वस्तुओं को जमा करके रखने की कैपेसिटी ज्यादा होगी, वो लोग
सबसे ज्यादा पैसा कमाएंगे तो आने वाले समय में अंबानी और अडानी इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर में उतरेंगे और इससे हो सकता है हम लोग देश की भलाई के बारे में जा रहे हैं और देश का भला होगा, क्योंकि किसानों की प्रोड्यूस का अंततः उनको लाभ मिलेगा। लेकिन ऐसा ना हो कि एक तरफ बहुत महंगी चीजें बिक जाएं और किसान अपना प्रोड्यूस लेकर के जैसे ही आए वो दाम घटा दें। तो ये मोनोपोली जो है, मोनोपोली अब आएगी या अभी तक थी, ये समय बताएगा। तो तीनों प्रकार के एक्ट जो मैंने आपको बताया अलग अलग, अब इनके बहुत सारे मायने निकलेंगे और मैंने आपको बहुत अलग अलग एंगल से बताया है, क्योंकि राजनीति का एंगल अपना है, क्योंकि चुनाव में महंगाई वाला मुद्दा भी रहता है, किसानों का मुद्दा भी रहता है, और खास करके जो एपीएमसीज और एमएसपी और ये सब जो देते हैं, और खास करके एपीएमसीज पंजाब में और हरियाणा में, वहीं से नेतृत्व तैयार होता है। खास करके मैं मालवा से आता हूं, तो मालवा में भी एक कल्चर है कि जो सबसे पहले मंडी अध्यक्ष बनेगा, लगभग जो पार्षद बनता है वही मंडी प्रतिनिधि और मंडी अध्यक्ष बनता है, क्योंकि वही पंच सरपंच के चुनाव में भी वही व्यक्ति दिखाई पड़ता है, मंडी के लिए भी चुनाव लड़ता हुआ वही व्यक्ति दिखाई पड़ता है, और फिर बाद में मंडी से वो इधर विधायक के लिए शिफ्ट हो जाता है, विधायक बन जाता है। तो अधिकांश आपके मंडी अध्यक्ष आपको जिला पंचायत अध्यक्ष या नगर, इधर व्यापारी संघ का अध्यक्ष होगा तो वो उधर नगर पालिका अध्यक्ष, नगर निगम अध्यक्ष बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, और यहीं से फिर आपके दूसरे नेता निकलते हैं। तो आपके यहाँ ऐसा नेता भी होगा जो विधायक भी रहा होगा, मंडी अध्यक्ष भी रहा होगा, जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहा होगा, उसने लगभग सभी तरह की जो पोस्ट है उनको जिया है। हरियाणा और पंजाब में भी राजनीति यहीं से निकल करके आती है, और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो बादल फैमिली है, अकाली दल, वो किसानों के सपोर्ट के लिए ही एक तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया और बीजेपी से अलग होने का फैसला किया। तो राजनीति भी सीधे सीधे प्रभावित हो रही है, व्यापार सीधे सीधे प्रभावित हो रहा है, हमारा सोसाइटी सीधे सीधे प्रभावित हो रही है, और जो हमारी इकोनॉमी है जिसमें सब्सिडी है, हमारी बैंकिंग सिस्टम है, प्रोक्योरमेंट सिस्टम है, स्टोरेज है, मार्केटिंग है, ये सब प्रभावित हो रहा है। तो हमारे के खाने की टेबल भी प्रभावित हो रही है। तो ये बहुत ही बड़ा कदम है सरकार का, क्रांतिकारी कदम है, और इसके बहुत पहलू हैं, अभी भी और बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन मैंने इतने कम समय में आपको ये सारी चीजें समझाने की कोशिश की है। शायद आप अधिकांश चीजों को समझ